हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। ये जो इंडस्ट्री है, दिस इज़ फ्लेक्सिबल लीजिंग की बात कर रहे हैं हम, या को वर्किंग स्पेसेस वाली जो इंडस्ट्री है उसकी बात कर रहे हैं। दिस इंडस्ट्री अभी तक के ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड सेगमेंट रहा है। हमारे वेबसाइट पे या हमारे प्लेटफॉर्म पे कभी भी इसके बारे में बात नहीं की गई है, बिकॉज यहाँ पे बहुत लिमिटेड कंपनीज है एंड दोज ऑल हैव बीन रिसेंटली लिस्टेड। लेकिन ये इंडस्ट्री का ट्रैक्शन काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री है एंड देर आर मेनी मोर IPOs दैट कुड बी लाइंड अप इन दिस इंडस्ट्री एंड कपल ऑफ कंपनीज हैव ऑलरेडी फाइल्ड देयर DRHP विथ सेबी फॉर देयर IPO। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे को वर्किंग स्पेसेस इंडस्ट्री के बारे में, बिकॉज इंडस्ट्री समझेंगे, उसके कुछ की मेट्रिक्स समझेंगे, तभी हमें ये कंपनी एनालाइज करते आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो को वर्किंग स्पेसेस है या जो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस की जो इंडस्ट्री है वो 4 टाइप्स में डिवाइड होती है। वन इज़ द को वर्किंग। तो यहाँ पे एक नॉर्मल को वर्किंग यानी कि आप एक सिंगल या मल्टीपल सीट्स एलोकेट करके आप बुक कर सकते हो एंड यू कैन यूज़ दैट स्पेस। सेकेंड इज़ बिल्ड टू सूट। बिल्ड टू सूट में क्या होता है कि आप किसी भी को वर्किंग स्पेस का एक स्पेसिफिक सेक्शन अपने हिसाब से बनवा लो। फ्रॉम द क्लाइंट परस्पेक्टिव या फ्रॉम द टेनेंट परस्पेक्टिव, टेनेंट कैन कम टू द को वर्किंग ऑपरेटर एंड वो बोलेगा कि मुझे कुछ स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल 20 सीट्स चाहिए एंड आई वांट टू मेक दैट ऑफिस। मतलब वो भले ही को वर्किंग स्पेस में होगा लेकिन वहाँ पे उस सेक्शन में कोई और दूसरा नहीं आ सकता है, एक्सेस कंट्रोल्स लग सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बिल्ड टू सूट। थर्ड इज़ द मैनेज्ड ऑफिस। मैनेज्ड ऑफिस क्या होता है? बेसिकली इन दिस केस आप पूरा ही फ्लोर या पूरी बिल्डिंग एक को वर्किंग ऑपरेटर से लीज आउट कर लेते हो एंड इट इज़ योर कम्प्लीटली योर ऑफिस, बट इट इज़ ऑन अ लीज्ड बेस एंड उसका जो पूरा AMC का ऑपरेशन है एंड मेंटेनेंस वगैरह, ये सारा काम ऑपरेटर देखता है एंड यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। And one of the most emerging segment is the virtual office. Virtual office में sometimes people don't need an actual office space, लेकिन फिर भी then for some certifications and approvals या government approvals, कुछ sales tax का अगर आपको कोई requirement हो तो वो सारे regulatory requirements की वजह से you need an office space, तो आप एक virtual office book कर सकते हो। this is a यहाँ पे वर्चुअल ऑफिस बेसिकली आप वहाँ पे आओगे, द ऑपरेटर फॉर एग्जांपल ऑफिस, ऑफिस वुड गिव अ वर्चुअल सीट फॉर यू, इट विल एलोकेट अ स्पेस टू यू एंड अगेन दिस इज़ नॉट कि ये बहुत स्केलेबल है, बिकॉज अगर वर्चुअल ऑफिस होता है तो एक पर्टिकुलर सीट जो है वो आपको एलोकेट की जाएगी। यहाँ पे स्केलेबिलिटी का इशू है, लिमिटेशन है, बट यहाँ पे अदर एडिशनल एक्टिविटीज़ जो है, वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल GST रजिस्ट्रेशन से या और दूसरे कंप्लायंसेस है, तो इसमें भी ऑपरेटर्स हेल्प करते हैं। ये दो जो सेगमेंट्स हमने देखे, मैनेज ऑफिस एंड वर्चुअल ऑफिस, ये दोनों सेगमेंट्स काफ़ी हाई मार्जिन है। दीज आर द प्रीमियम थिंग्स दैट एनी को वर्किंग ऑपरेटर वुड लाइक टू हैव। लेकिन अगेन को वर्किंग स्पेस जो फर्स्ट सेगमेंट है, दैट इज़ द मास कैटेगरी दैट दीज स्पेसेस वर्क ऑन। एक को वर्किंग ट्रांजैक्शन में मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट इज द स्पेस ओनर। जो को वर्किंग ऑपरेटर्स होते हैं वो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं, तो स्पेस ओनर कोई और होता है, तो जिसकी प्रॉपर्टी है उससे को वर्किंग ऑपरेटर लीज पे ले लेता है एंड नाउ दीज ऑपरेटर लीज फर्दर लीज इट टू द टेनेंट्स। तो यहाँ पे एक सब लीजिंग का बिजनेस चलता है, यू लीज फ्रॉम वन पार्टी एंड यू सब लीज टू द अदर पार्टी एंड इसके साथ देर आर ब्रोकर्स एंड IPCs एज वेल। ब्रोकर्स एंड IPCs यानी कि जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स होते हैं वो स्पेस ओनर्स को ऑपरेटर से कनेक्ट करते हैं एंड ऑपरेटर क्लाइंट्स भी जो भी है वो भी ऑपरेटर के पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज एन IPC डू? फॉर इफ एन MNC, फॉर लेट्स से गूगल, इफ गूगल वांट्स टू कम टू इंडिया, वो उन्हें अगर पुणे में एक ऑफिस स्पेस रेंट पे लेना है, दे वोंट बी सेंडिंग द एम्प्लॉयज़ टू पुणे एंड दे विल बी फिजिकली डूइंग द ऑफिस एंड दे विल इंस्टेड कॉन्टैक्ट द सच IPCs। IPCs क्या करेंगे, वो ऑपरेटर वो उनके लिए उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अच्छी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे उन्हें लाएंगे, ढूंढेंगे एंड दे विल बी द इंटरमीडियरी ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। So these are very key role providers
ऑपरेटर्स इन दिस सेगमेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जो कुछ IPCs है, बिकॉज दे कनेक्ट द स्पेस ओनर, दे कनेक्ट द क्लाइंट्स, एंड ऑपरेटर जो है वो मार्जिन यहाँ पे लेके जाता है। सो सम IPCs हैव स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द operator business as well. So this is like a competition because IPCs again पूरा cream business उनके पास है, they have all the knowledge of the space owner, they have all the knowledge of the clients, and that is why they can leverage this business very fast. So why co-working spaces? ये co-working space का जो ट्रेंड है वो इतना क्यों इमर्ज हो रहा है? So एक ट्रेडिशनल लीजिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है, एंड इन दैट केस आपके जो भी सारे एक्टिविटीज़ है, कॉमन एरिया मेंटेनेंस हो, आपका वहाँ का IT हो, फिट आउट्स करने हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, बाकी सारी चीज़ें जो है वो आइदर टेनेंट मैनेज करता है या फिर लैंडलॉर्ड मैनेज करता है, एंड दिस इज़ अ वेरी कम्बरसम एक्टिविटी फॉर आइदर ऑफ द टू, बिकॉज टेनेंट इज़ देयर टू डू इट्स कोर बिजनेस एंड लैंडलॉर्ड जस्ट वॉन्ट्स टू पुट इट्स प्रॉपर्टी इन टू यूज, बिकॉज जनरली जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, these are HNI individuals, so they will not be spending their time, they don't want to spend their time in such activities. So that is why an intermediary has come up, जो होता है एक flex space operator. So in this case टेनेंट को और लैंडलॉर्ड को दोनों को ही बेनिफिट्स है कि जो भी सारा नॉन प्रोडक्टिव वर्क है उनके लिए वो काम ऑपरेटर कर लेता है, एंड बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं, सो टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स दे कैन फोकस ऑन देयर रिस्पेक्टिव वर्क्स. सो को वर्किंग के बेनिफिट्स क्या है फ्रॉम द स्पेस ओनर पर्सपेक्टिव? वाई स्पेस ओनर्स वांट co-working, want to give their property on co-working basis? So यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ जो होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर एक बड़ी बिल्डिंग है, लेट्स से एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, एंड वहाँ पे मल्टीपल ऑफिसेज है, तो अगर एक इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इज ओनिंग दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, तो उसे वैकेंसी का बहुत बड़ा रिस्क होता है. इंस्टेड इफ समवन लीजेस दिस एंटायर बिल्डिंग टू लीज ऑपरेटर या फ्लेक्स ऑपरेटर, तो फ्लेक्स ऑपरेटर विल गिव रेंट ऑन द एंटायर बिल्डिंग रादर देन ऑन बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी. तो उनके लिए वैकेंसी का रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है टू द लीज ऑपरेटर, टू द फ्लेक्स स्पेस ऑपरेटर. इसके बाद होटलाइजेशन ऑफ वर्क स्पेसेस, यानी कि जो वर्क स्पेस है, सो दिस जो को वर्किंग ऑपरेटर्स होते हैं वो इन वर्क स्पेस को काफ़ी बेहतर बनाते हैं, बीट फ्रॉम फिट आउट पर्सपेक्टिव. फिट आउट यानी कि जो इंटीरियर वगैरह है, टू मेक अ बिल्डिंग और अ प्लेस यूजेबल. सो वहाँ पे इंटीरियर करना है, वहाँ पे लाइट फिटिंग्स करनी है, इलेक्ट्रिक्स वगैरह, एवरीथिंग व्हाट इज़ देयर, वाटर सप्लाई एंड एवरीथिंग दे कैन मैनेज. एंड इन बिगर स्पेसेस दे ऑल्सो प्रोवाइड F&B सर्विसेज, फूड एंड बेवरेजेस भी, वहाँ पे कैंटीन्स वगैरह भी होते हैं. सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज दैट एन फ्लेक्स ऑपरेटर कैन ब्रिंग इन. इसके साथ साथ अगेन इफ द वैकेंसी इज लोअर, सो यहाँ पे रेंटल जो है आप ज़्यादा कमा सकते हो फ्रॉम अ स्पेस ओनर पर्सपेक्टिव, बिकॉज योर रेंट इज़ फॉर द फुल प्रॉपर्टी एंड नॉट फॉर द प्रॉपर्टी दैट हैज़ बीन लीज्ड आउट. इसके साथ यहाँ पे फ्लेक्स ऑपरेटर्स जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने लगे हैं. सो देर आर वेरी स्ट्रक्चर्ड एग्रीमेंट्स, एवरीथिंग इज़ वेरी कम्बरसम. जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी एलिमिनेट हो गई है, एंड एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस सेट हो चुकी है. एंड इसके साथ एक और बड़ा बेनिफिट है कि फ्रॉम द स्पेस ओनर पर्सपेक्टिव यू जस्ट हैव टू डील विथ वन सिंगल क्लाइंट रादर दैन डीलिंग विथ हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स. क्लाइंट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, यानी कि जो टेनेंट है, जो एक्चुअली ये प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला है, तो उनके लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, सो अगेन यू हैव टू, इट्स अ प्लग एंड प्ले कस्टमाइज्ड ऑफिस. सो whenever you need, you just book that seat and you are ready to work. अगेन यहाँ पे स्केलेबिलिटी का जो भी इशू होता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द स्टार्टअप्स पर्सपेक्टिव, एक स्टार्टअप को नहीं पता होता है कि वो किस स्पेस से ग्रो करने वाला है. सो दे कैन नॉट बी इनटू अ स्पेस जहाँ वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं कर सकते. सो दीज टेनेंट्स पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अगेन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ा एडवांटेज है इन द को वर्किंग स्पेस. इसके साथ साथ अगेन ये जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, सो यू गेट अ लॉट ऑफ
better infrastructure rather than putting your own investments, because especially for startups, you are in a nascent stage of growth and you don't want to invest on infrastructure, rather you want to invest on the business. अगर हम ऑपरेटर के पर्सपेक्टिव से बात करें, सो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे यूनिट इकोनॉमिक्स काफ़ी फेवरेबल है फ्रॉम द ऑपरेटर पर्सपेक्टिव। हाई आरओसी जनरेटिंग बिजनेस है ये। यहाँ पे कंपनी जो है, जो ऑपरेटर्स है, वो लैंडलॉर्ड से जब डील करते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल आउटकम्स मिलते हैं जो पार्टनरशिप्स होती है, बिकॉज लैंडलॉर्ड के लिए भी ये एक विन विन सिचुएशन जैसा प्ले आउट करता है। सो दैट इज़ वाई लैंडलॉर्ड इज़ ऑल्सो इन फेवर ऑफ शेयरिंग सम बेनिफिट्स विद द ऑपरेटर। एंड यहाँ पे कंपनीज जो है, ऑपरेटर्स जो है, वो डिमांड के बेसिस पे स्पेसिस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग एडवांटेज टू देम। नाउ हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग मॉडल्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द most important metric to understand whenever analyzing a flex operator या co-working space operator. So generally leasing के जो models होते हैं, there are two type of models. One is the straight lease model and second is the managed aggregation model. So this leasing जो जब हम बात कर रहे हैं तो it is between the space owner and the flex space operator, right? So straight lease is basically nothing but the traditional lease that have been in operation. So generally यहाँ पे क्या होता है कि एक फिक्स्ड मंथली रेंटल आपको पे करना पड़ता है। सारा जो खर्चा है यहाँ पे, जो इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है, फिट आउट करना पड़ रहा है आपको, जो भी इंटीरियर डेवलप करना है, वो सारा ऑपरेटर खुद मैनेज करेगा। एंड दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड इंडस्ट्री इन द इंडस्ट्री। लेकिन अभी एक नया स्कीम यहाँ पे जो प्रिवेल होने जा रहा है, जो प्रिवेल हो रहा है, दैट इज़ द मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल। सो इन दिस मॉडल क्या होता है कि जो स्पेस ओनर है या प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो है, जो रेंट पे देने वाले हैं अपनी प्रॉपर्टी, सो दे विल कम अप एंड दे विल इंकर सम कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द फिट आउट। सो इससे क्या होता है कि देर इज़ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड इसके बदले में दे इंस्टेड ऑफ हैविंग फिक्स्ड रेंटल दे फॉरगो दैट एंड दे बेसिकली टेक अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ऑफ द ऑपरेटर। सो जनरली आप अपना फिक्स्ड रेंटल कम कर दो, उसकी जगह आप जो इनिशियल केपेक्स है वो बढ़ा दो एंड उसके जगह उसके इन लीव ऑफ दैट यू विल गेट अ शेयर इन द प्रॉफिटेबिलिटी और इन द रेवेन्यू ऑफ द ऑपरेटर। सो दिस इज हाउ द टर्म्स वर्क। सो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है फ्रॉम द स्पेस ओनर पर्सपेक्टिव। सो जनरली अगर हम एसएल मॉडल की बात करें या स्ट्रेट लीज मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आपकी अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। यहाँ पे आपको अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो कुछ इंकर नहीं करना पड़ता है एंड बहुत कम इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। यू डोंट हैव टू बी वेरी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। एंड इसी के कॉन्स की अगर हम बात करें तो इन दिस मॉडल यहाँ पे आपका जो इनकम है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। वहीं हम एमए मॉडल की बात करें तो मैनेज एग्रीगेशन में हायर इनकम का पोटेंशियल दिखता है, बिकॉज यू आर गेटिंग अ शेयर ऑफ द रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स ऑफ द ऑपरेटर। इसके बाद एक और चीज़ है कि यू आर वेरी यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो काफ़ी डायनामिक हो जाती है। सो जो बार्गेनिंग पावर है अगेन इट स्विचेस टू द ऑपरेटर टू द स्पेस ओनर एज वेल। लेकिन एमए मॉडल में यहाँ के इसके जो नेगेटिव्स है दैट इज़ द अपफ्रंट कॉस्ट दैट द स्पेस ओनर हैज़ टू इंकर एंड यहाँ पे रिस्क जो है वो भी हाई हो जाता है बिकॉज देयर इज़ अ वोलेटिलिटी इन द इनकम। ऑपरेटर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो स्ट्रेट एसएल मॉडल या स्ट्रेट लीज मॉडल इज़ हाई रेवेन्यू पोटेंशियल बिकॉज यू डोंट हैव टू शेयर योर रेवेन्यूज एंड यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस। वेरएज यहाँ के नेगेटिव्स की बात करें तो अगेन हायर अपफ्रंट कॉस्ट होता है। सो और जो अनसर्टेनिटी ऑफ रेवेन्यू है सो ये भी आप ही को बेयर करनी है, बिकॉज अगर यहाँ पे ऑक्यूपेंसी लेवल्स लो होते हैं किसी कारणवश तो आपको यहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी का लॉस है दैट वुड बी बोर्न कंप्लीटली बाय द ऑपरेटर। वहीं एमए मॉडल की अगर हम बात करें तो एमए मॉडल में ऑपरेटर के लिए एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो लो हो जाती है, रेंटल ऑब्लिगेशंस भी लोअर होते हैं बिकॉज इट्स ऑन द रेवेन्यू बेसिस एंड यहाँ पे इसी वजह से रिस्क भी कम हो जाता है एंड द रिस्क इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द
टू द स्पेस ओनर एज वेल। सो रिस्क शेयरिंग हो जाती है इन दिस केस। यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करेंगे सबसे पहले टेनेंट पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो स्पेस ऑपरेटर स्पेस कंज्यूम करने वाला है, जो क्लाइंट होगा ऑपरेटर का, उसके पर्सपेक्टिव से ट्रेडिशनल लीज से बेटर फ्लेक्स लीज कैसे होती है वो समझेंगे। सो अगर किसी क्लाइंट को 100 सीट चाहिए है तो जनरली ट्रेडिशनल लीज में यू नीड मोर स्पेस फॉर द सेम नंबर ऑफ सीट्स, बिकॉज बाकी जो कॉमन एरिया वगैरह है वो आप ही को खुद से यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। एंड दैट इज़ वाई सीट डेंसिटी, यानी कि द स्पेस दैट इज़ रिक्वायर्ड पर सीट इज़ हायर। सो सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को होल्ड करने के लिए आपको बड़ी स्पेस लगती है। सो सिमिलरली मतलब कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है। सो फॉर 100 सीट्स आपको टोटल एरिया लगने वाला है दैट वुड बी 8000 स्क्वायर फीट एज कम्पेयर टू 6000 स्क्वायर फीट इन फ्लेक्स स्पेस। इसके साथ साथ केपेक्स भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो उसका जो कॉस्ट है वो भी अगर हम कंसिडर करें। एंड यहाँ पे जो सीट का जो रेंटल का कॉस्ट है वो भी हम कंसिडर करें तो रेंटल जनरली ऑन अ लोअर साइड होता है इन द ट्रेडिशनल लीज एज कम्पेयर टू द फ्लेक्स लीज, लेकिन जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट है, वो ज़्यादा होती है। सो अगर हम एक 3 ईयर का लीज पीरियड देखें तो इन दैट केस ट्रेडिशनल लीज में कैपिटल एक्सपेंडिचर लगने वाला है आपको 1.8 करोड़ का, सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा आपको अराउंड 0.5 करोड़ का, बिल्डिंग का जो कॉस्ट है या रेंटल का कॉस्ट जो है दैट वुड बी 3.4 करोड़ इन द ट्रेडिशनल लीज। वहीं फ्लेक्सिबल लीज में इट वुड बी एज हाई एज 6.1 करोड़। एंड सिमिलरली कॉमन एरिया मेंटेनेंस का कॉस्ट एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के भी कॉस्ट आप ही को इनकर करने पड़ेंगे। सो जो टोटल कॉस्ट है ऑन अ 3 ईयर बेसिस वहाँ पे आपको 7.7 करोड़ की जगह पे फ्लेक्सिबल लीज में सिर्फ 6.1 करोड़ का कॉस्ट लगने वाला है। माइंड दैट द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज़ रिफंडेबल बट इट इज़ अगेन एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। तो अगर हम ये कंपैरिजन देखें सो इन 3 इयर्स अगर आप 3 साल किसी प्रॉपर्टी में रहना चाहते हो सो जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 20 to 25% से लोअर होती है इन द फ्लेक्सिबल लीज। सो अगेन टेनेंट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्हें कॉस्ट सेविंग्स मिल रही है, उन्हें इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ड्यूरेशन भी है। सो यहाँ पे लॉकिंग पीरियड जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे टेनेंट के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ आपको अगर सीट रिक्वायरमेंट, एडिशनल सीट रिक्वायरमेंट रखती है सेम स्पेस में, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन द ट्रेडिशनल मॉडल, लेकिन इन द फ्लेक्सिबल मॉडल यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स एज वेल। इसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट है ये काफ़ी डाइवर्स होता है, सो यू कैन अगेन कोलैबोरेट विद अदर पीपल, अदर ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वर्किंग इन द सेम स्पेस। सो दिस इज़ ऑल्सो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टेनेंट्स। स्पेस ओनर पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे तो MA वर्सेस SL मॉडल जो है उसका अगर हम कंपेयर करें तो बिकॉज ऑफ द हायर इनिशियल एक्सपेंडिचर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग जो है उसके वजह से आपका इनकम भी बढ़ जाता है, जो लैंडलॉर्ड है उसका इनकम भी बढ़ जाता है। सो दैट इज़ वाई जो एनुअल यील्ड है ऑन द प्रॉपर्टी दैट कैन इंक्रीज फ्रॉम 7% to 7.7% इन अ कमर्शियल स्पेस। वहीं हम ऑपरेटर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऑपरेटर के लिए ऑल्दो यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो ऑन अ लोअर साइड होता है बिकॉज रेवेन्यू इज बीइंग शेयर्ड, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मार्जिन है आपके वो कम होते हैं इन द MA मॉडल, लेकिन बिकॉज ऑफ द लो रिक्वायरमेंट ऑफ इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल केपेक्स, तो आपका एसेट टर्न जो है वो ज़्यादा होता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी हाई ROCE बिजनेस। यानी कि ऑल्दो मार्जिन्स लो है, आपको ये समझना होगा कि मार्जिन्स SL मॉडल में ज़्यादा रहेंगे EBITDA टर्म्स में। वी कैन सी ऑन योर स्क्रीन 32% का मार्जिन है इन द स्ट्रेट लीज मॉडल, वेरएज मैनेज एग्रीगेशन में अराउंड 22% का मार्जिन है। लेकिन जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है, जो केपेक्स है, वो 2.2 करोड़ है इन द स्ट्रेट लीज मॉडल, वेरएज इन द मैनेज एग्रीगेशन इट इज़ लेस देन 0.7 करोड़। सो दैट इज़ वाई सिमिलर ऑल्दो आपका अर्निंग्स कम हो रहा है लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, दैट इज़ वाई आपके ROCs बहुत हाई हो रहे हैं इन दिस मैनेज एग्रीगेशन मॉडल। सो फॉर एन ऑपरेटर ऑल्दो दिस बिजनेस, भले ही आप स्ट्रेट लीज मॉडल में हो या आप मैनेज एग्रीगेशन मॉडल में हो, इट इज़ एन एसेट लाइट बिजनेस बिकॉज आप किसी का प्रॉपर्टी लेके किसी और को रेंट आउट कर रहे हो, दैट इज़ योर बिजनेस। तो ऑलरेडी ये एक एसेट लाइट
लाइट बिजनेस है, लेकिन एमए मॉडल जो है वो और भी ज़्यादा एसेट लाइट है, बिकॉज यू डोंट इवन हैव टू इंकर द फिट आउट एक्सपेंडिचर। सो दैट इज़ वाई आपका बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपांड हो सकता है। आपको इनिशियल आपको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो कम होती है, आपके आरओसीज जो है वो काफ़ी बेटर होते हैं। सो इंडिया का जो मार्केट है, तो लास्ट कुछ सालों में अगर हम देखें तो लीजिंग मार्केट, फ्लेक्स लीजिंग मार्केट जो है वो 3.1% से बढ़ के 7.4% पे आ गया है। सो दैट जो पेनिट्रेशन लेवल है वो काफ़ी हाई दिख रहा है। एंड इसके साथ जो ग्रोथ है, सो इंडस्ट्री में जो सप्लाई ग्रोथ है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 17% कैगार, बिकॉज यहाँ पे जो डिमांड ग्रोथ है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इवन हायर। अभी करंटली ऑक्यूपेंसी लेवल्स थोड़े से लोअर साइड पे है इंडस्ट्री पे, लेकिन सप्लाई ग्रोथ इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई डिमांड ग्रोथ। अगर हम डिमांड की बात करें तो 23 to 24% का डिमांड ग्रोथ है एज कम्पेयर टू द 17% ऑफ इन्वेंट्री ग्रोथ। सो दैट इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड साइन। यहाँ पे इंडस्ट्री ही अगर 20-25% से ग्रो कर रही है, एंड इफ़ यू आर गोइंग विद अ लीडर जो इससे भी बेटर ग्रो कर रहा है, तो यू आर गेटिंग अ वेरी हाई ग्रोथ बिजनेस इन दिस इंडस्ट्री। अगर हम क्लाइंट मिक्स की बात करें तो रिसेंटली जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं दैट इज़ इन द फेवर ऑफ स्टार्टअप। सो स्टार्टअप्स आर कमिंग मोर एंड मोर इन दिस फ्लेक्सिबल स्पेसेस, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आपको इनिशियल कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम लगती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम टू द स्टार्टअप। अगेन आईटी एंड सर्विस ओरिएंटेड जो कंपनीज है वो भी इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा क्लाइंटल होता है, बिकॉज अगेन मेजरली ऑफिस स्पेसेस यही इंडस्ट्री ऑक्यूपाई करती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो 3 सबसे बड़े सेगमेंट्स हैं फॉर द फ्लेक्सिबल स्पेस, तो सबसे बड़ा जो क्लस्टर है दैट इज़ द बेंगलुरु। यहाँ पे दिस इज़ अराउंड 29% ऑफ द टोटल फ्लेक्स स्पेस इन्वेंट्री इन इंडिया। इसके बाद पुणे जो है वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। सो यहाँ पे अराउंड 14% का इन्वेंट्री है। अगर हम दिल्ली एनसीआर गुड़गांव वो वाला रीजन देखें तो दिल्ली गुड़गांव नोएडा ये तीनों सेगमेंट अराउंड, ये तीनों सिटीज़ अराउंड 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री कंट्रीब्यूट करती है इन ऑफ द टोटल फ्लेक्स इन्वेंट्री इन इंडिया। पीयर कंपैरिजन की भी बात करेंगे। सो बेसिकली ऑफिस ये एक बहुत बड़ा लिस्टेड प्लेयर है। इसके साथ EFC इज़ ऑल्सो अगेन अ लिस्टेड प्लेयर, एंड अदर बिगर प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो कोवर्क्स है, वी वर्क है, स्मार्ट वर्क्स है। सो स्मार्ट वर्क्स हैज़ अगेन फाइल्ड इट्स DRHP एज वेल, सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग लिस्टेड कंपनी। सो नंबर ऑफ क्लाइंट्स के बेसिस पे देखें तो ऑफिस अगेन सबसे बड़ा है इन टर्म्स में। नंबर ऑफ डेस्क के टर्म्स में देखें कि कितनी कैपेसिटी है, उस टर्म्स में स्मार्ट वर्क सबसे बड़ी कंपनी है। अगर ऑपरेशनल एरिया के टर्म्स में बात करें तो स्मार्ट वर्क्स इज हैविंग अराउंड 8 मिलियन स्क्वायर फीट, सिमिलर स्पेस इज फॉर वी वर्क, बट ऑफिस जो है वो कंपेरेटिवली छोटा है विद अराउंड 5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस। सो ऑफिस के नंबर ऑफ सेंटर्स ज़्यादा है, बट स्मार्ट वर्क्स एंड वी वर्क्स इनके नंबर ऑफ सेंटर्स भले ही कम है, बट इनके नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज दे हैव बिगर स्पेसेस, एंड ऑफिस जो है वो छोटी छोटी स्पेसेस में काम कर रहा है, राइट। इसके साथ अगेन दिस डेटा दिस इज़ अ बिट ओल्डर बिकॉज यहाँ पे सारी कंपनीज लिस्टेड नहीं है, तो कंपैरेटिवली ये डेटा जो है थोड़ा सा पुराना है। अगर हम MA मॉडल की बात करें तो विच कंपनी इज़ वेरी एग्रेसिव इन द MA मॉडल, सो दैट इज़ ऑफिस। सो ऑफिस का जो ROCE होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। EFC जो है वो SL मॉडल पे काम करता है, दैट इज़ वाई उनके मार्जिन्स हाई है बट ROCE लेवल्स आर ऑन अ लोअर साइड। इवन स्मार्ट वर्क्स का भी MA मॉडल का जो परसेंटेज है वो अभी वेरी लो है। अगर हम टेनेंट कोहर्ट्स की बात करें कि कंपनीज जो है वो कैसे लीजिंग कर रही है, सो ऑफिस जो है वो ऑल काइंड ऑफ कोहर्ट्स में काम करता है, लेकिन मेजरली अगर हम बात करें सो EFC है, स्मार्ट वर्क्स है, टेबल स्पेस है, दीज गाइज आर बेसिकली दे आर गोइंग इनटू बिगर स्पेसेस। सो आप सिर्फ मोर देन 100 का सीट ही बुक कर सकते हो विद दीज काइंड ऑफ कंपनीज, दैट इज़ देयर टिपिकल मॉडल। वेर एज कोवर्क्स अगेन यहाँ पे दे आर फोकसिंग ऑन स्मॉल टू मीडियम सेगमेंट्स, तो इवन 1 से लेके 20-50 सीट्स भी आप बुक कर सकते हो इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज। इंडस्ट्री की बात तो हो गई, अब बात करेंगे ऑफिस की। सो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस ये जो कंपनी है ये 3 सेगमेंट से रेवेन्यू कमाती है। फर्स्ट इज द कोवर्किंग स्पेस, जो इंडस्ट्री हमने डिस्कस करी, जो बिजनेस
बिजनेस हमने डिस्कस किया, वो अराउंड 73% रेवेन्यू जनरेट करता है फॉर ऑफिस। इसके साथ कंपनी कुछ स्पेसिफिक फिट आउट प्रोजेक्ट्स भी करती है। सो फॉर सम क्लाइंट्स दे कम टू ऑफिस एंड दे से कि आप सिर्फ हमारा इंटीरियर कर दो, हमारे लिए फिट आउट कर दो, तो वो भी काम ऑफिस करता है। तो इन द बिजनेस नेम ऑफ ऑफिस ट्रांसफॉर्म, सो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 24% रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। एंड कुछ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल वर्क्स भी कंपनी करती है जो ऑफिस केयर के अंडर आता है, दैट इज अराउंड 3% ऑफ द रेवेन्यू। अगर हम कंपनी का स्नैपशॉट देखें, सो ये जो कंपनी है ये इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसेज, कितने ऑफिस है, कितने यूनिट्स है आपके पास, तो उसमें सबसे बड़ी है। अगेन 18 सिटीज़ में कंपनी ऑपरेट कर रही है विथ 58 माइक्रो मार्केट्स। कंपनी के पास करेंटली 214 से ज़्यादा सेंटर्स है एंड मोर देन 1,42,000 सीट्स है। कंपनी का टीयर 1 एंड टीयर 2 मिक्स देखें तो टीयर 1 जो बेसिकली फ्लेक्स स्पेस के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ पे कंपनी के पास 192 सेंटर्स है विथ ऑलमोस्ट 1,31,000 सीट्स। एंड टीयर 2 में कंपनी के पास 22 सेंटर्स है विथ अराउंड 12,000 सीट्स। करेंटली जो कंपनी का टोटल एरिया है दैट इज़ अराउंड 7.2 मिलियन स्क्वायर फीट। अगर कंपनी के नंबर ऑफ सीट्स का ब्रेकअप देखें कि इसमें से ऑपरेशनल कितनी है और अंडर फिट आउट कितनी है, तो एज ऑफ December 24 1,21,732 सीट्स आर ऑपरेशनल एंड अराउंड 21,000 सीट्स आर अंडर फिट आउट। यानी कि यहाँ पे कंपनी फिट आउट का काम कर रही है एंड ये जल्द ही लीजिंग के लिए अवेलेबल हो गए। कंपनी के क्लाइंट्स की बारे में बात करेंगे तो कोहर्ट्स की अगर हम बात करें तो मोर देन 100 सीट्स का जो कोहर्ट है वो अराउंड 58% डिमांड वहाँ से आती है। इसके अलावा जो 51 to 100 सीट्स है वो 26% डिमांड वहाँ से आती है एंड लेस देन 50 सीट्स यानी कि जो स्मॉल कोहर्ट की अगर हम बात करें तो वो 16% रेवेन्यू ड्राइव करता है। टेन्योर की बात करें कि कितने लंबे समय तक के यहाँ पे क्लाइंट जो है जनरली इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मोर देन 70% ऑफ द क्लाइंट्स आर डूइंग टेन्योर ऑफ मोर देन 2 years। सो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आपका जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से कॉर्पोरेट सबसे ज़्यादा है नेचुरली। इसके साथ स्टार्टअप्स का ये जो मिक्स है ऑफिस के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा सा ऑन अ लोअर साइड है एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। अगर हम सेक्टर्स के बारे में बात करें तो आईटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज ये दोनों डोमिनेट कर रहे हैं। मोर देन 50% ऑफ द क्लाइंट्स आर इन फ्रॉम दीज 2 सेगमेंट्स। कंपनी की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो है अराउंड 73% की है। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि जनरली जब भी आप नया ऑफिस लीज आउट करने को लाते हो तो ऑक्यूपेंसी आने में टाइम लगेगा। सो कंपनी का कहना ये है कि वो 10 से 12 महीने में लगभग 10 से 12 महीने में 80 to 85% की ऑक्यूपेंसी पे ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। सो विंटेज सेंटर्स की अगर हम बात करें तो जो ऐसे सेंटर्स जिनको ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो उनकी ब्लेंडेड ऑक्यूपेंसी इज़ अराउंड 84%। सो दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर। इसके साथ अगर हम टोटल टेन्योर और लॉक इन टेन्योर की बात करें तो बेसिकली क्लाइंट का जो एवरेज टेन्योर है, कितना लॉक इन कितने टाइम का ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हुए हैं, तो एवरेज अगर हम देखें तो 33 मंथ्स का एवरेज टेन्योर है। वेराज अगर हम बिगर कोहर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे एज हाई एज 45 मंथ्स का टोटल टेन्योर है। एंड इसमें अगर हम लॉक इन की बात करें सो लॉक इन इज समथिंग वेयर द क्लाइंट कैन नॉट लीव दैट प्रॉपर्टी विदाउट पेइंग रेंट्स। सो आप आइदर यू लीव दैट प्रॉपर्टी, सो अगर आपको वो छोड़ना है तो आपको कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा टू द ऑपरेटर। सो लॉक इन का टेन्योर भी काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट 2 years ऑन एन ओवरऑल बेसिस एंड फॉर हायर कोहर्ट ब्रैकेट इट इज़ फॉर 32 months। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं जो ऑफिस के बिजनेस के लिए है, दैट इज़ द SL वर्सेस MA मिक्स। सो स्ट्रेट लीज का जो मिक्स है वो काफ़ी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड MA की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी का मेजॉरिटी जो मिक्स है, सीट का मिक्स है 67%
ऑफ द टोटल सीट्स आर इन द MA सेगमेंट। सो अगेन ये कंपनी जो है कंसिस्टेंटली एसेट लाइट होने पे ज़्यादा फोकस कर रही है। कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पे स्ट्रीट लीज और मैनेज एग्रीगेशन इसका बाइफर्केशन भी बताया है। सो जनरली EBITDA मार्जिन जो है SL मॉडल में वो ऑन अ हायर साइड होता है, 32% का EBITDA मार्जिन है, वेरएज 22% इन द MA मॉडल। लेकिन ROC के टर्म्स में बात करें तो SL मॉडल इज़ ऑन अ लोअर साइड, वेल एज MA मॉडल में 70 से 78% के ROCs जनरेट हो सकते हैं। पेबैक पीरियड की बात करें कि जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम बाद आपको रिटर्न मिलेगा। सो इन द MA मॉडल बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो, तो आपको सिर्फ 16 महीनों में आपका इनिशियल कैपिटल वापस मिल जाता है, वेराज इन द SL मॉडल द पेबैक पीरियड इज़ एज हाई एज 3 years। सो कंपनी का हिस्टोरिकल मिक्स की बात अगर हम देखें तो MA का जो शेयर है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। FY21 में 46% ऑफ द सीट्स वेर on the MA basis and currently this has consistently increased और अभी कंपनी का जो SL मिक्स है it has increased to 67% as of December 2024। कंपनी का जो न्यू सीट सेल्स हो रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, बिकॉज हमने देखा कि जो ब्रोकर्स है, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स है, वो भी इस सेगमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके लिए भी एक न्यू एक्सपांशन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो यहाँ से उनका बिजनेस डिपेंडेंस ब्रोकर पे जितना कम हो उतना अच्छा है। एंड करेंटली कंपनी 60% ऑफ देयर सीट सेल्स आर डूइंग थ्रू नॉन ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स, यानी कि खुद के प्लेटफॉर्म से या थ्रू अदर इनिशिएटिव्स जहाँ पे ब्रोकर का डिपेंडेंस नहीं है। सो दिस इज़ ये एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कंपनी ने ऑलरेडी कर लिया है। इट इज़ अ वेरी प्रोएक्टिव स्टेप फ्रॉम द कंपनी साइड। कंपनी का सप्लाई मिक्स देखें तो हु आर द लैंडलॉर्ड्स और द प्रॉपर्टी ओनर्स। सो जनरली डेवलपर्स जो होते हैं या रियल एस्टेट डेवलपर्स है, फॉर एग्जांपल प्रेस्टीज एस्टेट्स नाम की जो कंपनी है दैट हैज़ पार्टनर्ड विथ ऑफिस फॉर सम ऑफ इट्स कमर्शियल स्पेसेस। सो डेवलपर्स आर इन पार्टनरिंग विथ ऑफिस। इसके साथ साथ some HNIs are also owning properties and they are leasing it out to office and इसे वो भी around 48% mix contribute करते हैं फ्रॉम द टोटल सप्लाई पर्सपेक्टिव। कुछ ऑपरेशनल नंबर्स की बात करते हैं हम तो कंपनी का जो SL वर्सेस MA का मिक्स है वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ऑक्यूपेंसी इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। FY21 में 66% की ऑक्यूपेंसी थी फॉर द मोर देन 12 मंथ का जो सेगमेंट है या जो विंटेज प्रॉपर्टीज कंपनी बोलती है, एंड दैट हैज़ नाउ इंक्रीज टू अ वेरी सस्टेनेबल एंड गुड नंबर ऑफ 84%। सो जनरली 80-85% की अगर ऑक्यूपेंसी रहती है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी आइडियलिस्टिक नंबर फॉर दिस इंडस्ट्री। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो टॉप 5 क्लाइंट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस हुआ करता था 3-4 साल पहले। अराउंड 27% का रेवेन्यू सिर्फ 5 क्लाइंट्स लाते थे। नाउ दिस शेयर हैज़ डिक्रीज्ड बिकॉज न्यू एंड न्यू प्रॉपर्टीज आर बीइंग एडेड, सो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है एंड डिपेंडेंस इज गेटिंग रिड्यूस। सो एज ऑफ FY24 अराउंड 13-14% का डिपेंडेंस था ऑन द टॉप 5 क्लाइंट्स। कंपनी का एवरेज मंथली चर्न जो है वो 5% पे था, यानी कि कितने क्लाइंट्स छोड़ के जा रहे हैं, एंड दैट हैज़ नाउ रिड्यूस टू 1.2%। कंपनी के रेवेन्यूज़ की बात करें तो लास्ट 3 साल में यानी FY21 से FY24 में कंपनी का जो कोवर्किंग स्पेस यानी कि कोर बिजनेस का जो रेवेन्यू है दैट हैज़ ग्रोन बाय 56%। कंस्ट्रक्शन एंड फिट आउट प्रोजेक्ट्स FY21 में जस्ट स्टार्ट किया था कंपनी ने ये बिजनेस, एंड दैट इज़ वाई द कैगर इज़ वेरी हाई एट 161%। और ऑफिस केयर का जो बिजनेस है वहाँ पे अराउंड 73% का कैगर दिख रहा है, दैट इज़ अगेन ऑल्सो ऑन द लो बेस। अगर हम नंबर्स की बात और देखें तो 9 मंथ्स में कंपनी ने कोवर्किंग स्पेस से 647 करोड़ ऑफ रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर लिया है एज कम्पेयर टू द टोटल 619 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन FY24। सो कंपनी का ग्रोथ जो है वो काफ़ी रोबस्ट दिख रहा है। कंपनी के ओवरऑल इनकम में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम देखें तो FY22 में 44%, FY23 में 112% एंड FY24 में अगेन 56% का ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया है। FY25 के लिए कंपनी ने अराउंड 30% का गाइडेंस दिया था,
बट इट इज़ डूइंग कंफर्टेबली बेटर दैन व्हाट दे हैव गाइडेड। कंपनी के एबिडा की अगर हम बात करें तो एबिडा हैज़ इंक्रीज बाय 67%। यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फोकस कर रही है। नेट प्रॉफिट के टर्म्स में अगर हम बात करें तो कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी FY24 तक के, एंड FY25 के 9 मंथ्स में कंपनी में अराउंड 57 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है। कंपनी की गाइडेंस की भी बात करेंगे, सीट एडिशन के लिए 40,000 सीट्स एडिशन का गाइडेंस कंपनी ने दिया था, एंड बेस्ड ऑन द रिसेंट कॉन्कॉल्स दे आर ऑन ट्रैक टू अचीव दैट गाइडेंस। एबिडा मार्जिन पे यहाँ पे कंपनी 1.5% का इम्प्रूवमेंट की बात कर रही है एज कम्पेयर टू FY24। सो FY25 में जो मार्जिन था वो अराउंड 30% पे था, वहाँ से इम्प्रूवमेंट जो है वो भी अच्छा नज़र आ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ अगेन कंपनी ने 30% की गाइड की थी फॉर FY25। कंपनी के अर्निंग्स कॉल से भी कुछ समरी देख लेते हैं कि लास्ट 4 अर्निंग्स कॉल में कंपनी ने क्या क्या बातें की है। सो अगेन यहाँ पे सीट्स अंडर फिट आउट जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है। कंपनी का कहना है कि जो उनका टारगेट है दैट 1,35,000 सीट्स का वो मेंटेन रखा है उन्होंने, एंड दे विल बी कंफर्टेबली अचीविंग दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। रेवेन्यू ग्रोथ की हम बात करें तो 30% का रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस कंपनी ने दिया था फॉर FY25, तो तीनों ही क्वार्टर में कंपनी ने इसे बीट किया है। 37%, 40% एंड 44% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने पोर्ट्रे किया है। एबिडा मार्जिन्स कंपनी ने Q4 में अराउंड 31% के मार्जिन थे। Q1 में थोड़े से डिक्लाइन दिखा। Q2 वॉज वेरी गुड, मोर देन 34% का मार्जिन था, लेकिन अगेन अराउंड 50 बेसिस पॉइंट्स का सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन दिखा है इन द एबिडा मार्जिन्स इन Q3 FY25। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक जो है वो काफ़ी लो है। इंडियन प्रमोटर जो है मिस्टर अमित रमानी, वो अराउंड 17% स्टेक होल्ड करते हैं। दिस कंपनी वॉज बैक्ड बाय सिक्वा कैपिटल, सो दैट जो पी फंड है उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक था, एंड उन्होंने एग्जिट कर लिया इन द IPO, एंड अगेन उसके बाद भी वो एग्जिट कर रहे हैं। करेंटली दे हैव अराउंड 3% का स्टेक, एंड विच कुड बी सोल्ड वेरी सून। कंपनी में DI होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 22% का DI होल्डिंग है। FI इज ऑल्सो एट 21%। अदर्स सेगमेंट में यहाँ पे 36% दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल रिटेल पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर हम देखें तो विच इज़ 12%, बिकॉज देर आर सम मार्की इन्वेस्टर्स इन विच आर क्लासिफाइड इन द अदर सेगमेंट विच आर होल्डिंग मोर देन 1% ऑफ द स्टेक इन द कंपनी। वैल्यूएशंस की बात करेंगे, वैल्यूएशंस जो है तो कंपनी एक 4,500 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी, 4,643 करोड़ का मार्केट कैप है एज ऑफ 5 मार्च 2025। कंपनी का TTM EBITDA अगर हम देखें तो 353 करोड़ का है, तो ऑन एन EV बाय EBITDA बेसिस कंपनी अराउंड 13.15x का EBITDA जनरेट कर रही है। TTM अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो 57-58 करोड़ का पैट कंपनी ने यहाँ पे किया है। सो P रेशियो इज़ कमिंग एट अराउंड 80। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी कि कंपनी ने रिसेंटली ही प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ पे आई है। लास्ट 4 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसमें से पहले 2 जो क्वार्टर्स है Q4 एंड Q1 FY25, तो वहाँ पे तो हार्डली देयर वाज एनी प्रॉफिट। Q2 में कंपनी के पास एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट का आइटम भी था, सो अराउंड 24 करोड़ का एक्सेप्शनल प्रॉफिट है, सो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द TTM अर्निंग्स। एंड नॉर्मलाइज्ड Q3 की अगर हम बात करें तो Q3 में अराउंड 15 करोड़ का पैट कंपनी ने जनरेट किया था। सो इससे अगर हम देखें तो सिमिलर, अगर जस्ट टू एनुअलाइज द ऑन द Q3 नंबर, सो आई एम नॉट सेइंग कि यही कंटिन्यूड रहेगा, बट जस्ट टू इसको एनुअलाइज अगर हम करते हैं तो अराउंड 60 करोड़ का अगर कंपनी पैट जनरेट करती है तो अराउंड 80 के P रेशियो पे कंपनी रह सकती है। की रिस्क की बात करेंगे कंपनी के लिए, सो ये जो इंडस्ट्री है ये एक बहुत ही कमोडिटाइज्ड इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपके पास कोई मेजर एंट्री बैरियर नहीं है, यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है फ्रॉम द एंट्री बैरियर पर्सपेक्टिव। सो ये इंडस्ट्री बहुत ही कमोडिटाइज्ड है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स है। एज ऑफ टुडे around more than 500 players are operating in this industry. Some are working on pan India basis, some are working on specific cities. लेकिन ये इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। एक चीज़ जो डिफ्रेंशिएट कर सकती है दैट इज़ द क्लाइंट एक्सपीरियंस दैट यू आर गिविंग टू योर टेनेंट्स। सो वही एक चीज़ है, वही एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है दैट इज़ बीइंग दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू इम्प्रूव योर ब्रांड नेम।
कंसंट्रेशन रिस्क है, अगेन अगर किसी भी क्लाइंट पे ज़्यादा डिपेंडेंस होता है तो एंड वो क्लाइंट अगर चले जाता है तो अगेन दिस इज़ अ रिस्क फॉर द कंपनी। ऑल्दो कंपनी के नंबर्स हमने देखे तो वो नंबर्स जो है वो ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है टॉप 5 क्लाइंट्स का, तो उनका रेवेन्यू डिपेंडेंस काफ़ी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, so obviously new players have to come. Everyone would try to grab this kind of opportunity, and competition की वजह से प्राइस वॉर भी हो सकते हैं, so that is also a potential risk. एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, तो ये क्या है? सो एक हमने लेमन ब्रदर्स के क्राइसिस के टाइम पे देखा था कि रियल इस्टेट लोन्स जो दिए जा रहे थे, 7-8 साल के लोन्स दिए जा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो लिक्विडिटी क्रंच हो गया था एंड दैट इज़ व्हाई लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हैपेंड। सिमिलर काइंड ऑफ एक रिस्क यहाँ पे है, बिकॉज आप जब लीजिंग लेते हो ऑपरेटर से, या सॉरी जो ऑपरेटर है वो जो स्पेस ओनर से लीज पे प्रॉपर्टी लेता है, तो वो जनरली 5 से 7 साल के टेन्योर पे देता है, बट दिस इज़ अ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस ऑपरेटिंग मार्केट। सो यहाँ पे यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपका जो लीजिंग आउटलीज जो हो रहा है, जो सब लीजिंग हो रहा है, वो ऑन अ लोअर टेन्योर पे हो रहा है, तो 2 साल 3 साल के टेन्योर पे भी यहाँ पे दिया जाता है। तो ऑक्यूपेंसी का जो रिस्क है वो कम्प्लीटली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इट इज़ दैट रिस्क इज़ टू बी बोर्न बाय दीज ऑपरेटर्स। इसके साथ अगर कोविड जैसा अगर लॉकडाउन आ जाता है तो आपका जो रेंटल इनकम है वो बंद हो जाती है, लेकिन आपका जो आउटफ्लो है वो तो कंसिस्टेंटली आपको कमिटेड आउटफ्लो होता है, तो दैट यू हैव टू बेयर फ्रॉम योर साइड। सो दैट इज़ दीज आर सम काइंड ऑफ रिस्क जो इस बिजनेस में इनहेरिटेंट है। इसके साथ अगर हम कंपनी ये बिजनेस ऑफिस के अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो बाय शिफ्टिंग टू द एमए मॉडल कंपनी अपना इनिशियल केपेक्स जो है वो कम कर ही रही है, लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जहाँ पे आ रहा है तो जो कमिटेड रेंट है उसका डिपेंडेंस भी कम होते जा रहा है, तो दैट इज़ हाउ द कंपनी इज़ मैनेजिंग द एसेट लाइबिलिटी मिसमैच पोजिशन। इसके साथ साथ यूनिट इकोनॉमिक्स भी तभी वर्क करेंगे जब कंपनीज़ जो है वो मोर देन 80-85% के रेंज में उनका ऑक्यूपेंसी रहेगा, एटलीस्ट फॉर द मेच्योर्ड प्रॉपर्टीज़, सो तभी यूनिट इकोनॉमिक्स वुड बी इन फेवर ऑफ द ऑपरेटर्स। इसके साथ वैल्यूएशन का एक रिस्क तो है, कंपनी करंटली 80 के पी पे ट्रेड कर रही है विच इज़ वेरी हाई, ऑल्दो यहाँ पे ग्रोथ विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, कंपनी का फोकस जो है प्रॉफिटेबिलिटी की ओर दिख रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी या पैट मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं एंड कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छी ग्रोथ कर पाती है तो दिस करंट वैल्यूएशंस कैन बी जस्टिफाइड, बट अगेन यहाँ पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है एंड यहाँ पे ये वैल्यूएशन जो है अभी भी काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आपकी व्यूज़ कमेंट्स में बताइए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और आपको कोई क्वेरीज भी होगी तो वो भी कमेंट में लिखिए, वो हम उसे भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। एंड ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। जय हिंद।